हेलो। हेलो। कैसे हो आप सब? आवाज़ जा रही है? कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ जा रही है या नहीं। आप लोग का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आज से ज्योति आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री। आज तक ये ज्योति आईएएस केवल ऑफलाइन में ही बच्चों को गाइड करता आ रहा है। आज से ये ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम से आप सभी को यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपकी मदद करेगा। ये यूपीएससी क्लास एक दिन डिले हो गया क्योंकि कल मेरा मास्टर्स का पेपर था, इसलिए मैं वहाँ बिजी एग्ज़ाम देने जाने के कारण मैं आपका क्लास नहीं ले पाया। ये क्लास नंबर 1 है। क्लास का थंबनेल से आप समझ गए होंगे, यूपीएससी परिचय यानी इंट्रोडक्शन। ये आज हमारा जो सेशन होने वाला है वह इंट्रोडक्शन सेशन होने वाला है। ये नहीं, अभी जो 2 से या 3 क्लास जो आएंगे, जो इंट्रोडक्शन क्लासेज आएंगे, एक आएंगे, ये आज पहला परिचय इंट्रोडक्शन क्लासेज है। दूसरे हो सकता है तो लेक्चर आएंगे आपको इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट। थर्ड लेक्चर आएंगे आपके सिलेबस। फोर्थ लेक्चर हो सकता है आपके आएंगे क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिफ्थ लेक्चर हो सकता है आपके क्लास से स्टार्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि नोट्स मेकिंग पर भी लेक्चर आ सकता है। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जो अगर आपका इसका टाइटल देखेंगे तो पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। यूपीएससी परिचय यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इंट्रोडक्शन, फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो होने वाली है। ये लेक्चर देखने के बाद आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं बचेंगे, ये गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लास मेनली उन छात्रों के लिए डेडिकेटेड है जो आईएएस आईपीएस डीवाईएसपी बनने का सपना रखते हैं, पर किसी न किसी कारण, या तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण, या फैमिली बैकग्राउंड बेटर नहीं होने के कारण, मनी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप आज के समय में अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी न किसी अगर कोचिंग संस्थाओं में जाओगे तो मिनिमम आपको 1.2 लाख से आपको 3 लाख पर एनम इनकी कोर्स की फ़ी हो जाती है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर रहोगे तो नियर अबाउट 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते। जिन छात्र या वो छात्र जो आईएएस आईपीएस डीवाईएसपी आदि बनने का सपना रखते हैं लेकिन उनके पास 3 से 4 लाख अगर नहीं है तो फिर वह अपना सपना को छोड़ देते हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने मैं लेकर आया हूँ ज्योति आईएएस क्लासेज। ये क्लासेज अगर आप डिसिप्लिन वे में या अगर फॉलो कर लेते हैं तो सफलता की गारंटी 90% तक बढ़ जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद पिछले कुछ सालों से तैयारी किया हूँ, और मैंने अपनी तैयारी के दौरान मैंने जो जो प्रॉब्लम फेस किए हैं उन सारे सवालों को, उन सारे प्रॉब्लम को मैं आपको यहाँ पर आज एडजस्ट करके आपको बताऊंगा कि इन दौरान तैयारी के दौरान कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो सारे डाउट आपको आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लेट किए बिना। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं संघ लोक सेवा आयोग का परिचय यानी इतिहास। हम इतिहास में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतिहास के बिना किसी चीज़ का वर्तमान नहीं होता है, ये आपको भी समझना होगा। क्योंकि बिना इतिहास के वर्तमान नहीं होता है, यानी बिना पिता के पुत्र नहीं होते। चलिए, तो
इस सवाल का जवाब है मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल लेता हूं। सवाल के लिए मैं एक एडिशनल पेपर लेता हूं। चलिए, सवाल ये है कि यूपीएससी क्या है? एग्जाम है या संस्था है? क्योंकि मेनली मैं बहुत सारे स्टूडेंट छात्रों से मिला हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे अक्सर पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हो, तो नॉर्मली कह देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। उन्हें वो ये नहीं बोलती कि मैं सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, वो डायरेक्ट बोलते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। दूसरा सवाल, अगर यूपीएससी एग्जाम नहीं है तो क्या है? उसके बाद यूपीएससी को क्यों शुरू किया गया? किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी शुरुआत आजादी से पहले या बाद हुई? नेक्स्ट सवाल, इसकी स्थिति क्या थी? क्या है? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक एक सवाल को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल, यूपीएससी क्या है? तो इसका सवाल का जवाब है सिंपल सा कि यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक संस्था है। क्या है? संस्था है। यानी संघ लोक सेवा आयोग, अगर आप इसको पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कमीशन की बात आती है, आयोग की बात आती है, तो यह समझ जाना चाहिए कि एक संस्था है जो संघ लोक सेवा आयोग के लिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, एक संस्था है। वो क्या करती है? एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। क्या है? ये गवर्निंग बॉडी है या एक बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो ये कौन कौन से एग्जाम को कंडक्ट करवाती है? तो यह एग्जाम को करना, सबसे पहला एग्जाम होता है CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसे मेनली हम IAS या IPS की परीक्षा बोल देते हैं। दूसरा एग्जाम होता है इसके अंतर्गत IFOS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट सर्विसेज। नेक्स्ट होता है तीसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। फोर्थ होता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। फोर्थ का फिफ्थ आता है CDS कंबाइंड डिफेंस, CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। नेक्स्ट आता है CDS के बाद इंडियन स्टैटिक्स सर्विसेज, भारतीय सांख्यिकी परीक्षा। उसके बाद आते हैं इंडियन जियोलॉजिस्ट सर्विसेज।
उसके बाद आता है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम को ये कंडक्ट करवाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, आज के बाद ये बोलना बंद कीजिए कि यूपीएससी एक एग्जाम है। नहीं, यूपीएससी एक संस्था है। यूपीएससी को हम लोग आईएएस आईपीएस की परीक्षा इसलिए कर देते हैं क्योंकि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर वैल्यूएबल कोई एग्जाम है तो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसलिए जिस संस्था में जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होता है जल्दी उसका प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो पृष्ठभूमि, तो आपको ये एक बहुत सवाल है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो ये क्या है, ये कोई एग्जाम नहीं, यह एक संस्था है जो ग्रेड ए और ग्रेड बी के मैक्सिमम एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। क्योंकि ग्रेड ए और ग्रेड बी के जो एग्जाम होते हैं मेनली 3 चरण में होते हैं। ग्रेड ए एंड बी मेनली जो एग्जाम होते हैं वो 3 चरण में होते हैं। फर्स्ट चरण होता है लिखित, या इसको कह सकते हो प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये 3 चरण में ये परीक्षा पूरे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये एग्जाम नहीं है तो क्या है? तो ये एग्जाम नहीं है। अगर चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो एग्जाम नहीं है, आप समझ गए ये क्या है, एक संस्था है। संस्था यानी कमीशन है, कमीशन है, कमीशन है, कमीशन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यूपीएससी को क्यों शुरू किया गया था? चलिए ये नेक्स्ट सवाल है, इसकी शुरुआत की बात करते हैं। स्वतंत्रता के दौरान, इससे पहले बैक स्लाइड पढ़ी, इसी स्लाइड पे हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि स्वतंत्रता से पहले, अब ये सवाल है कि इसकी पृष्ठभूमि, लोक सेवा आयोग का परिचय, पृष्ठभूमि स्वतंत्रता से पहले इसकी क्या स्थिति थी, तो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ डेट मैं लिखता हूं, उसको आपको समझ में आना चाहिए। 1757, बताइए क्या हुआ था इस दिन। दूसरी डेट है 1857, तीसरी डेट है 1919, फोर्थ डे है 1924, 1935, 1945 और 1950। ये वो समय है जो यूपीएससी संस्था की कहीं ना कहीं जो स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक थे। 1757 की वह क्रांति है। 1757 जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कह देते हैं, यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, हमें इसमें यह क्यों पढ़ना है वो समझिए। प्लासी का युद्ध वह फर्स्ट युद्ध था, फर्स्ट बैटल था जिसमें अंग्रेज यहां से भारत के शासन में इंटरफेयर शुरू करते हैं। 1757 इसको आप 1757 की क्रांति सिपाही विद्रोह कह सकते हैं। सिपाही विद्रोह, यह वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होता है और शासन सीधा इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड चला जाता है। 1919 का वह समय है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के अधिनियम और 1924, ये 2 अधिनियम कहीं ना कहीं मुख्य रूप से उत्तरदायी है लोक सेवा आयोग के स्थापना के लिए। 1919 और 1924 के अधिनियम के दौरान एक संस्था थी जिसका नाम था ली आयोग।
या ली कमीशन। ली आयोग ये वह संस्था थी जिन्होंने पहली बार सबसे पहले भारतीयों के लिए लोक सेवा की मांग की, सेवा की मांग की। उसके बाद एक डेट और आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 1926 1920 1926 24 के बाद आता है 26 1926 में एक 1926 में 1924 में उन्होंने ली आयोग ने 1919 और 1924 के माध्यम से भारतीयों के लिए लोक सेवा आयोग की मांग की थी, जिसे 1926 में स्वीकार कर लिया गया और सर रॉस वाडकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। सेवा आयोग की स्थापना होती। तो इसका यह मतलब है कि क्या 1926 से पहले लोक सेवा आयोग की लोक सेवा की परीक्षा नहीं होती थी? तो नहीं, इससे पहले 1926 से पहले यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इंग्लैंड में ली आयोग ने यह मांग की कि लोक सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित करवाया जाए, करवाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सॉरी, जाए। चलिए इसको स्लाइड को इरेज करते हैं। चलिए कर जाए। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जाती है। उस समय इसका नाम लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन जैसे ही 1926 के बाद 1935 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम रख दिया जाता है फेडरल सर्विस कमीशन। फिर 1950 में 1947 आजादी के बाद इसे अधिक और शक्तिशाली बनाया जाता है और इसे एक स्वायत्त इकाई बना दी जाती है। स्वायत्त इकाई बना दी जाती है। स्वायत्त इकाई बना दी जाती है। उसके बाद जैसे ही 1947 के बाद 1947 में जब एक मिनट थोड़ा बैक होते हैं। 1947 जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है, तो इसे संवैधानिक दर्जा देकर संवैधानिक इकाई बना दी जाती है। एक इकाई बना दी जाती है। तो संविधान में इसका उल्लेख
अगर संविधान की बात करते हैं, संविधान में इसका उल्लेख की बात करें तो भाग 14 315 से 323। अगर आर्टिकल की बात करें, एक मिनट, चलिए, हाँ, 315 से 325, यह इन आर्टिकल में ये आर्टिकल में भारत के लिए एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। लेकिन 1947 1950 में इसका नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया जाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और अधिक शक्ति दे दी जाती है, और अधिक शक्ति दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के दौरान की बात करें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन्होंने ली आयोग के साथ मिलकर भारतीयों के लिए एक लोक सेवा आयोग की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात चलिए समझते हैं। स्वतंत्रता 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। 47 में आजादी के बाद 1950 में 26 अक्टूबर 1950 को यूपीएससी की स्थापना होती है। यूपीएससी की स्थापना, उसके बाद अधिक शक्ति दे दी जाती है और अधिक शक्तिशाली बना दी जाती है, इसके बाद और अधिक शक्तिशाली बना दी जाती है। नेक्स्ट, तो यही है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मली यूपीएससी कहते हैं या यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं। तो यूपीएससी भारत का एक संवैधानिक निकाय है जिसका स्थापना 26 अक्टूबर जिसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी की प्रमुख कार्य की बात करें तो यह केंद्र सरकार के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों का चयन करना है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य केंद्र सरकार के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय सिविल सेवकों के अधिकारियों की चयन करना है। नेक्स्ट,
इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य देश के लिए, यूपीएससी का लक्ष्य देश के लिए एक योग्य, ईमानदार और सक्षम सिविल सेवकों का चयन करना है, जो देश की प्रशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, जन सेवा को सर्वोच्चता देंगे, जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे या सर्वोच्चता देंगे, संविधान और कानून के अनुसार काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लोक कल्याण हित के कार्य करेंगे, नीतियों को सही ढंग से लागू करेंगे और सही निर्णय लेंगे। ठीक है, इसके द्वारा अन्य काम क्या क्या है? तो ये संस्था ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसमें सबसे पहला एग्जाम, इसमें अगर स्लाइड मिस है तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो एग्जाम है तो वह है CSE, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दूसरा है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तीसरा है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। फोर्थ की बात करें तो आते हैं NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यह क्या करता है? थल सेना, जल सेना और वायुसेना, सेना के अधिकारियों का चयन करता है। क्या अधिकारियों का चयन करता है। उसके बाद आता है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, संयुक्त रक्षा परीक्षा। उसके बाद आते हैं, हम बैक स्लाइड पे आते हैं, उसके बाद आते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन, CMS, यानी उसके बाद आते हैं मेडिकल की परीक्षाओं को भी यह संचालित करते हैं। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। इसके अंतर्गत भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा की परीक्षा होती है, जिसे IES या ISS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज दूसरा या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज कहा जाता है। उसके बाद आते हैं संयुक्त भूवैज्ञानिक परीक्षा यानी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन होते हैं जिसके लिए ग्रेड बी के कुछ एग्जाम हो जाते हैं, जैसे स्पेशल ऑफिसर, एस्ट्रोनोग्राफर, ग्रेड बी के एग्जाम भी ये कंडक्ट करवाता है। समझ गए होंगे। इसके अलावा इसका और कार्ड क्या है? इसका कार्ड, इसकी कार्ड की बात करें तो ग्रेड ए और बी, इन दोनों के मैक्सिमम जो एग्जाम होते हैं जो ऑफिसर लेवल के होते हैं, सर लेवल के, इसको कंडक्ट करवाता है, करवाता है। इसलिए यह थी यूपीएससी का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त के साथ साथ इसे विस्तार से हमने जाना, इसके इतिहास को समझा, इसकी स्थापना को समझा, इसके कार्य को समझा। चलिए इसके बाद आते हैं कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, चलिए आज इतना ही इसमें छोड़ दिया जाता है। ये आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है।
कल हो सकता है तो इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट पर सवाल है, बुक लिस्ट, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले मैक्सिमम छात्रों का सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार होता है तो वो होता है बुकलेट से। बुकलेट्स या बुक लिस्ट इसलिए क्योंकि वो पढ़े या बुक को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन उनके अलमारी में बुकलेट्स दिखना चाहिए, नहीं तो उन्हें लगता है कि बिना बुक के उनकी तैयारी हो ही नहीं सकती। तो इस पर हम कल बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र कौन कौन से बुक को पढ़ें जो उनके एग्जामिनेशन में उनको मदद करें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, वो आएंगे सिलेबस। सिलेबस का हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डेप्थ एनालिसिस, क्योंकि सिलेबस वो क्या कि बताता हूं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले मैक्सिमम छात्र वो सिलेबस को नहीं देखते, वह अलग अलग रिसोर्सेज से सुन लेते हैं कि हमें ये पढ़ना चाहिए और वीडियो पर वीडियो देखते चले जाते हैं, किताब पर किताब पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी को पढ़ने की बात करें तो पूरा समुद्र, पूरा ओशियन समझ लीजिए। यूपीएससी के लिए जो किताब मार्केट में है वो पूरा ओशियन है, जितने भी किताब पढ़ लीजिए वो कम है, और आपको उन सारी किताबों में से एक मोती निकालने हैं, मोती है, डायमंड निकालने हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम कम समय में कैसे अपने क्वालिटी प्लस स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हम अपने इस जर्नी को आसान बनाएं, ना कि मुश्किल। हमें ज्यादा बुक नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको सेलेक्टेड कुछ बुक बता दूंगा जिसको आप पढ़ लीजिएगा, मोर देन इनफ रहेगा वो, क्योंकि उससे ज्यादा पढ़ना कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में आपको ये समझना पड़ेगा, सिलेबस आपको ये बताएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन पकड़ लेगी। तो आई होप, आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। आया होगा तो आप इस लेक्चर को शेयर करें अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला, अगर आप किसी की भला करते हैं तो आपका भी भला हो ऊपर वाले करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात और, इसमें आपको कुछ और बताना बाकी है, देखता हूं। हाँ, अगर क्लास की पीडीएफ कि सर पीडीएफ और नोट्स कहां से मिलेंगे, तो क्लास के पीडीएफ और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, जो आपको मिल जाएंगे @ज्योति IAS एकेडमी के नाम से। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करेंगे तो इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लेना, ज्योति IAS एकेडमी, या टेलीग्राम ज्योति IAS एकेडमी के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लास अपडेट, नोट्स, पीडीएफ आदि आपको प्रॉपर मिलता रहे, टाइम टू टाइम मिलते रहे। उसके बाद आती है, अगर उससे भी नहीं मिल रहा है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। इस QR को जो स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और इस QR को स्कैन करके आप इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, रखते हैं, बाय बाय।